इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखिका और रंगकर्मी विभा रानी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं जो जानी मानी लेखिका हैं, नाट्यकर्मी हैं, रंगकर्मी हैं और समाज सेविका भी हैं। वो हैं विभा रानी। विभा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद ममता। कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको? मैं जब भी रेडियो में आती हूँ तो मैं बिल्कुल एक अपने पुराने दिनों में पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही रेडियो की बहुत पुरानी कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा वॉइस और फोक सिंगर रही हूँ। तो जब भी मैं आकाशवाणी की किसी भी बिल्डिंग में आती हूँ, खासतौर से विविध भारती में, तो मुझे लगता है कि मैं अपने पुराने दिनों में लौट गई हूँ। क्या पुराने दिनों के वो छाया गीत मुझे अभी भी वो मेरे साथ छाया की तरह चलते हैं। तो माइक्रोफोन से आपका बड़ा पुराना नाता है और बड़ा गहरा नाता है। अब श्रोताओं को धीरे धीरे पता चलेगा कि किस तरह का जुड़ाव है आपका और कैसा नाता है। पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आपका बचपन बिहार के किस इलाके में बीता और लिखने की शुरुआत कैसी हुई? मैं बिहार के मिथिला से हूँ। मधुबनी, जो खास तौर से मधुबनी पेंटिंग के लिए वो जगह विश्व भर में मशहूर है, मैं उस जगह से हूँ और वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। बीए तक, एमए करने के लिए मैं विश्वविद्यालय में आई दरभंगा में, और वहीं से मेरा जुड़ाव आकाशवाणी से हुआ। लिखने की शुरुआत भी 1980 से हुई और पहले हिंदी में और उसके बाद मैथिली में लिखना शुरू किया। छपी मेरी पहली कहानी मैथिली में, और तब वहाँ मिथिला मिहिर नाम की एक मैगजीन होती थी मैथिली की, और उसमें मेरी पहली कहानी छपी नवलेखन विशेषांक में। और मुझे आज समझ में आ रहा है कि वो कहानी क्या है। उस समय तो बस ऐसे ही उम्र का एक तकाजा था, एक शौक था, लिखा और भेज दिया और कहानी छपी और रातों रात मैं मैथिली की सेलिब्रिटी हो गई। आज भी लोग मुझे उसी कहानी के नाम से, मैथिली के पहले के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमें याद करते हैं। तो वहां से लिखने की शुरुआत हुई और उसके बाद जो है वो सिलसिला हिंदी और मैथिली दोनों में चलता रहा और आज तक चल रहा है। कहानियां लिख रही हूँ और नाटक लिख रही हूँ, कविताएं लिख रही हूँ और साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी लेख होते हैं वो लिख रही हूँ। ब्लॉग है हमारा, उस ब्लॉग को लिख रही हूँ। जी, हमें कहीं से ये पता चला है कि बड़ी ही विषम स्थिति से लिखना शुरू किया, क्योंकि आपके परिवार का माहौल काफी ग्रामीण था, जो अक्सर पहले हुआ करता था। और उस दौर में जहाँ महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो आपको किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ी परिवार से बाहर आने के लिए? देखिए, लिखने के लिए कोई वैसी चीज नहीं थी। और मेरा परिवार, मैं आपको बताऊं कि उस शहर में मेरा परिवार जो है वो बहुत पढ़ा लिखा परिवार था। मेरे माता पिता, मैं कहती हूँ हमेशा कि मैं शिक्षक लेगेसी फैमिली से हूँ, टीचर्स लेगेसी फैमिली में। मेरे परिवार में आज भी कुल मिलाकर के जो रह गए और जो हैं और जो नहीं रहे, 17 लोग हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं और थे। तो मेरी माँ भी बहुत पढ़ी लिखी थी, अपने समय की 1936 की गोल्ड मेडलिस्ट थी। वो मेरे पिता साइंस टीचर थे। तो हमारे घर में पढ़ा लिखा माहौल था, लेकिन जो आसपास का जो एक माहौल होता है, छोटा सा शहर था, तो उस के कारण जो है पढ़ने लिखने की कोई मनाही नहीं थी। लेकिन हाँ, बाकी कामों के लिए मनाही थी कि मैं स्टेज नहीं कर सकती थी, मैं थिएटर नहीं कर सकती थी, मैं रेडियो में भी बड़ी मुश्किल से मैं जा पाई। गाना नहीं गा सकती थी और वो डांस नहीं कर सकती थी। डांस नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब मैंने कहा कि मैं डांस सीखूंगी, कथक सीखूंगी, तो मतलब मेरी माँ ने ही वो सारी आशंकाओं को भांप करके कहा कि अगर तुम डांस सीखोगी, इधर तबले पे थाप पड़ेगी और उधर लोग जो है गजरे जो है कलाइयों में लपेटे हुए आएंगे। और उसी तरह मैंने कहा कि ठीक है, तो मैं संगीत सीखती हूँ। तो संगीत में भी वो वैसे ही हुआ कि तुम्हारा हारमोनियम बजेगा और उधर से जो है दरवाजे पे थाप बजेगी। तो ये इस तरीके का जो एक परफॉर्मिंग आर्ट से जो एक वास्ता मेरा था और मेरी रुचि थी, उस परफॉर्मिंग आर्ट में लड़कियों को जो है वो जाने नहीं दिया जाता था। मतलब लड़कियां फिजिकली कहीं बाहर निकले, यहाँ तक कि मुझे साइकिल तक नहीं सीखने दी गई। सिर्फ ये कह के कि लड़कियां कहीं साइकिल सीखती हैं। हमारे समय में लड़कियां इंजीनियर भी नहीं बनती थी। लड़कियों के लिए सिर्फ 2 या 3 प्रोफेशन बड़े माने जाते थे कि वो डॉक्टर बन जाए, नर्स बन जाए या टीचर बन जाए या प्रोफेसर बन जाए। मतलब ये टीचिंग लाइन या फिर ये जो ये सर्विस लाइन है उसमें जाए। उसके अलावा इसलिए लड़कियां जब साइंस पढ़ती थी तो बायो लेती थी। तो हम लोगों के समय में ये सारी बंदिशें थी। तो उन बंदिशों के बीच में फिर मुझे लगा कि मैं अपने आप को कैसे बचा करके रखूं। तो सबसे जिसको कहते हैं ना कि सस्ता सुंदर टिकाऊ, वो लेखन का क्षेत्र था कि जिसमें आप
किसी के साथ आप रूबरू नहीं होते हैं, ये एकांत की साधना है और आप अपने समय से अपनी सुविधा से आप लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि अपने आप को बचाने के लिए कहीं तो एक रास्ता निकले, तो मैं अपने आप को मैंने लेखन में मोड़ लिया और वहां से लिखने की मैंने अपनी शुरुआत और अपनी जी, यात्रा की। तो अभिनय का शौक कैसे लगा आपको और कैसे अभिनय की दुनिया में आप पहुंच पाई? क्योंकि जिस तरह से आप एक नाटक कर रही हैं और आपके जो रूम थिएटर है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हमें बताइए अभिनय का शौक कैसे आपको? अभिनय का शौक तो हम छोटी जगहों वालों के लिए तो एक ही अभिनय की जगह होती है और वो होता है सिनेमा। और मैं सिनेमा को लेके बड़ी रुमानी थी। जब मैं सिनेमा देखने जाती थी तो थोड़ी देर के बाद जैसे हीरो हीरोइन आते थे, तो चाहे कोई भी हीरोइन हो, वो देविका रानी हो, चाहे वो आज हो, चाहे शर्मिला टैगोर हो या हेमा मालिनी ही क्यों ना हो या शबाना आजमी क्यों ना हो, वो सब के सब पर्दे से गायब हो जाती थी और वहां विभा रानी पहुंच जाती थी। तो मैं और मुझे लगता था कि वो सारा का सारा मैं परफॉर्म कर रही हूँ। चाहे वो पेड़ों के पीछे गाना गा रहे हैं तो मैं विभा रानी ही गा रही होती है, और निरूपा राय की तरह अगर रोना है तो वो भी विभा रानी रो रही होती थी। तो ये उस तरीके से जो है कि एक अभिनय का जो एक जुनून था कुछ काम करने का, कि एक परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ जो है जाए, जब मुझे लगे कि मैं अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकती हूँ, तो वहां पर जो है वो मैं सीधे कह सकती हूँ कि वो प्रेरणा, क्योंकि हमारे पास और कोई आउटलेट तो था नहीं। शहर में नाटक सिर्फ साल में एक बार होता था, दुर्गा पूजा के समय में, सप्तमी अष्टमी नवमी, और वो रात भर नाटक चलते थे, और वो ऐसे नाटक नहीं थे कि जिससे आप कोई प्रेरणा ले सके और आप भी अभिनय करने की शुरुआत कर सके। तो हमारा एक ही मक्का मदीना मस्जिद मंदिर सब था, और वो था हिंदी फिल्में, और वो फिल्में देख देख करके ही जो भी हमने सीखा कह सकते हैं, प्रेरित हुए और एक्टिंग का जुनून चढ़ा। क्या बात है। फिल्में देख देख कर पर्दे के पीछे से गाना भी गाती थी, तो कौन से गीत गुनगुनाया करती थी? मुझे पहले की पुरानी और खास तौर से मुझे गीता दत्त की आवाज जो है, उनकी वो मखमली आवाज मुझे आज भी बहुत पसंद है। और मुझे लगता था कि गीता दत्त बहुत सहज गाती हैं और उनकी आवाज में एक ऐसी खनक है और सहजता है कि कोई भी उसे जो है इमिटेट भी कर सकता है, उसको फॉलो भी कर सकता है। तो मैं गीता दत्त के गीत बहुत गाती थी, आशा जी के भी गीत मैं बहुत गाती थी। हम चाहते हैं कि आप लोकगीतों से बड़ा गहरा नाता आपका रहा है और लोकगीत आप गुनगुनाती भी हैं, गाती भी हैं, परफॉर्म भी करती हैं स्टेज पर। तो कोई लोकगीत इस वक्त अगर याद आ रहा हो तो 2 लाइन आप गुनगुनाएं। हाँ, मैं लोकगीत परफॉर्म करती हूँ। मैं मिथिला से हूँ और मैथिली मेरी मातृभाषा है, और मैंने ये देखा कि मैं बचपन से कि बाहर बेशक हमें परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया जाता था, घर की तरफ से मनाही थी, और लेकिन जब मोहल्ले में शादी ब्याह और ये सब होते थे वहां हम खूब गाते थे। तो इसलिए उन गीतों को गाते सुनते हम बड़े हुए हैं, और आज हमने ये देखा कि इन गीतों को कम गाया जाने लगा है, कम परफॉर्म किया जाने लगा है, जो भी एक आधुनिकता की छौंक लग गई है उसकी वजह से। तो हमने सोचा कि इसे जो है इसे हम शुरू करें और लोगों को बताएं कि हमारे यहाँ की फोक की क्या समृद्धि है। तो मैं बाकायदा जो है फोक लोकगीतों की प्रस्तुति करती हूँ, और उसमें भी खास तौर से गाली गीत जो हमारा जॉनर है उसे मैं प्रस्तुत करती हूँ, लिखती भी हूँ। जो हम जानती पिया के अबहिया टिसन में पर, अरे जो हम जानती पिया के अबहिया टिसन में पर, जेवना ले जाती बनारस के टिसन में पर, जेवना ले जाती बनारस के टिसन में पर, अपने भी खैती पिया के खियती टेसन में पर, अपने भी अपने भी खैती पिया के खियती टेसन में पर, बर्तन धूल बैती देवर जी से टीसन में पर, बर्तन धूल बैती देवर जी से टीसन में पर, फर गईले नेमुआ नर गईले डरिया से नाइले, परदेसी बलमुआ से नाइले टीसन में पर, परदेसी बलमुआ से नाइले टीसन में पर।
क्या बात है। ये जो लोकगीत सुनाया बिल्कुल देसी मिट्टी की खुशबू से भर गया हमारा स्टूडियो। अब हम जानना चाहते हैं कि ये लोक रंग आपके नाटकों में खूब दिखाई देता है, जो नाटक आपने लिखे हैं और जो मंचन किए हैं। तो हमें बताइए कि एकल नाटकों की परंपरा आपने कैसे शुरू की? जब मैं दिल्ली में थी 1986-87 के समय में, तो वहाँ मैंने नाटक किए और उसके बाद जब मैं बम्बई आई तो अपने पारिवारिक कारणों से और बाकी सारी चीज़ों से, बहुत कारणों से मैंने 20 साल तक नाटक नहीं किया। जी। तो 1987 के बाद मैंने 2007 से अपने नाटकों की शुरुआत की एक्टिव थिएटर। मैंने नाटक लिखना तो था, लेकिन मैं स्टेज पर नहीं थी। तो मैंने ये सोचा कि मेरे लिए ऐसा, मैं 20 साल बाद अगर मैं थिएटर में आ रही हूँ तो मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे लगे कि ये जिसमें मुझे आनंद आ रहा है और जो मेरे लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो मैंने देखा कि ये एकल नाटकों की तरफ जो है लोगों का ध्यान कम है, और ऐसा नहीं है कि एकल नाटक हो नहीं रहे हैं, एकल नाटक के अलग अलग तरह की परंपराएं थी, लेकिन रंग कर्मियों का ध्यान एकल नाटकों पर कम था। तो मैंने सोचा कि ये एकल नाटक को इसको आगे बढ़ाया जाए और एकल नाटक के अलग अलग शेड, और वहां पर हम एकल नाटक को लेकर जाएं जहां लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे नाटक भी एकल के रूप में हो सकते हैं। और इस तरीके से मैंने एकल नाटकों की शुरुआत की। मैंने पहले अंग्रेजी में एक एकल नाटक किया जिसे मैं फिनलैंड लेकर के गई और वहां उसकी प्रस्तुति की। बाद में उसे मैं छत्तीसगढ़ का थिएटर फेस्टिवल था तो वहां मैंने उसको हिंदी में किया, और फिर इस तरीके से हिंदी में और मैथिली में हमारे एकल नाटकों का सिलसिला शुरू हुआ। और हाल में मैंने जो नौरंगी नटनी नाटक है, वो एक पूरी तरीके से अगर हम उसे डिफाइन करें, देखें, तो आपको लगेगा कि ये पूरा ग्रुप प्ले है, लेकिन उस नाटक की खूबसूरती ही वही है कि ये फोक में सोलो नाटक सोचना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे एक चुनौती के रूप में लिया और उसे मैं कर रही हूँ। और इस तरीके से अलग अलग नाटक, फिर एक समाधि भाई राम सिंह जो भीष्म साहनी की कहानी है, जो एक मेल नरेटर है, वो नाटक भी जो है, वो कहानी भी मैंने उसे नाट्य रूपांतरित करके उसे वो किया। तो एकल नाटक की अपनी एक विधा है, अपना एक जॉनर है, और बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है, खास तौर से आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट को उसमें करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। और ये एक नाटक की अपनी एक जर्नी है, और एकल अपनी एक अलग संपूर्ण रूप से एक अलग विधा है। जी, नाटक की एक जर्नी है आपने कहा, और सचमुच आपके जीवन की भी बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। कुछ रंग उसमें बेरंग हुए, लेकिन आपको उसने भी सुरीला और खूबसूरत बना दिया है। इस बारे में हम और बातें करेंगे, काफ़ी दिलचस्प हो रही बातचीत। फिलहाल यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं और अगले हफ्ते श्रोताओं के लिए फिर आपकी बातचीत लेकर हाजिर होंगे। तो यहाँ पर इजाज़त चाहते हैं सभी श्रोताओं से। विभा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी ममता बहुत बहुत शुक्रिया, और विविध भारती का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ याद किया और फिर से मुझे एक रूमानी दुनिया में मुझे वो लेके गए। क्या बात है। नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखिका और रंगकर्मी विभा रानी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। श्रोताओं, इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते इनसे मिलिए कार्यक्रम में। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इनसे मिलिए।